जय हिंद साथियों, आपकी जानकारी के लिए आपको पहले बताना ही ज़रूरी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके 2018 के और 10 क्वेश्चंस आपके 2019 के 20 क्वेश्चनों को मिलाकर हम देखेंगे कि हमने अब तक की अपनी पहली पढ़ाई हुई 5 वीडियो में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले साल आए हुए हैं, ये भी देखना है। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं, शिक्षण कौशल की हमने 5 वीडियो बनाई हैं अब तक। पाँचों की 5 वीडियो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से। जैसे पहला प्रश्न था, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने आपको जीवन कौशल पढ़ाया है। अब जीवन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था चुनौतियाँ एवं मांगों के अनुसार योग्यता। ठीक है, यानी चुनौतियाँ एवं मांगों के अनुसार योग्यता। पढ़ते हैं इसको हम डिटेल में, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनको देख लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि अगर समाज में संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्तरदायित्व एक शिक्षक के अलावा किसी पर निर्भर हो भी सकता है, लेकिन जो अगर बात करें हम जीवन कौशल के, तो इसमें एक शिक्षक ही उत्तरदायित्व का काम करता है। शिक्षक के लिए मूल्यवान वस्तु क्या है। सबसे मूल्यवान छात्रों के विश्वास के अलावा शिक्षक के लिए कुछ भी मूल्यवान चीज़ नहीं होती है। अब मान लो कोई एक छात्र है, तो छात्रों का अगर शिक्षक के प्रति विश्वास होगा तभी तो मूल्यवान वस्तु कहलाएगी। किसी व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी बात रखना क्या कहलाता है। प्रभावी संप्रेषण। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण से ही आप बिना आहत किए अपनी बात दूसरे के सम्मुख रख सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे डेल्फी, उनके अनुसार जीवन कौशल के अंगों की पहचान करना इनकी विधि के अनुसार है। जिसमें कुछ करने की शक्ति हो या कुछ करता हो, जो कुछ नहीं करता वह पढ़ता है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, दैनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए जीवन में। अब देखो, नॉर्मल इस टाइम जो दैनिक जीवन है आपका, उसमें आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जीवन कौशल की कौन सी विशेषता सहायक। तो विश्लेषणात्मक सोच, भावात्मक समाज को किस प्रकार सीखा जाता है। नॉर्मल से नहीं, अभ्यास के द्वारा। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन कौन करता है। ये अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय है, अल्पसंख्यक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं भी अल्पसंख्यक पढ़ रहा था। एक त्रिभाषा फार्मूला था, ये मुदालिर आयोग के द्वारा दिया गया था। मुदालिर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मी स्वामी मुदालिर, 23 सितंबर 1992। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। एक संचयी अभिलेख था, ये क्वेश्चन आया भी था। इसको हम उपाख्यानात्मक भी कहते हैं। और ये क्या यूज करते हैं हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे, जो प्रश्न आया था 2018-19 में। और भावात्मक एकता समिति डॉक्टर संपूर्णानंद की है। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1998, ये क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने इनको भी रखा है। ये जो नोट्स में थे उसमें भी थे। अब देखते हैं आगे। चलो अभिलेख के प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभिलेख के प्रकार हमने पढ़े नहीं थे, अभिलेख पूछे जाते हैं। अभिलेख क्या है, यानी स्कूल में अनेक गतिविधियां संचालित होती हैं या संचालित होती रहती हैं। इन गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी अलग अलग होती हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, इनको हम कैसे विभाजित करते हैं। पहली चीज़ तो अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं स्कूल में। जो पहला छात्र अभिलेख है। तो छात्र अभिलेख क्या है कि छात्रों की संख्या, नाम, आयु, पता, विषय, कक्षा वगैरह सब कुछ लिखकर उनका संकलन किया जाता है। अगर प्रशासनिक अभिलेख की बात करें तो स्कूल का इसमें इतिहास, उनका उद्देश्य, आदेश, विकास और सेवाओं की स्थिति परिस्थिति और राजकीय विभागों से पत्र व्यवहार आदि का संकलन। अब बात करें शैक्षिक अभिलेख, तो ये इसमें क्या है कि मुख्य रूप से शिक्षक उपस्थित रजिस्टर, छात्र उपस्थिति, छात्र प्रवेश एवं छोड़ने का रजिस्टर, छात्रों की मासिक प्रगति, दंड का रजिस्टर, स्थानांतरण रजिस्टर, आंतरिक परीक्षा, मतलब जो हम शैक्षिक अभिलेख जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, अंक रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर और मासिक रिकॉर्ड, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 4th की बात करें वित्त संबंधी अभिलेख, तो वित्त संबंधी लेख में फीस रजिस्टर, ठीक है, कैश बुक, वेतन वगैरह ये होता है वित्त संबंधी, जो वित्त से होता है सारा। सामान्य अभिलेख की बात करें तो स्कूल कैलेंडर, निरीक्षण पुस्तिका, लॉग बुक, विजिटर्स बुक, विवरण पुस्तिका, ये सब इसमें होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। भवन संबंधी पंजिका और कर्मचारियों की सेवा वगैरह सब इसमें होती हैं। ये था कुछ फैक्ट, लेकिन हम जो वीडियो का पर्पस था बनाने का वो सिर्फ ये था कि आपको ये दिखाना कि हमने अब तक जो लास्ट वीडियो में सीखा वो कहाँ कहाँ से आया।
पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बता दूं कि इसमें चुनौती व मांगों के अनुसार योग्यता, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आपको मैंने जीवन कौशल पढ़ाया है, वहाँ पर इसके उद्देश्य भी पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पढ़ाई वीडियो में है। दूसरे की बात करें, इसके बारे में अगर डीपली देखना है तो चुनौती मांगों का अनुसार योग्यता विकसित होती है। मान लो कोई भी व्यक्ति को दैनिक जीवन में मांग हुई, उनकी चुनौतियाँ हुई, इनके प्रभावी तरीक़ों से तो सक्षम बनाती है। अगर यही जीवन कौशल है तो उसमें सुधार भी तो किया जा सकता है अगर उनकी मांगों के अनुसार उनकी योग्यता ना हो। खैर काफ़ी लंबा खींच जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करें, ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मैंने 6 सिद्धांत आपको कराए हैं, 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। सबके मैंने राइटर के नाम भी बताए हैं, मनोवैज्ञानिक कौन कौन है उनके, इसमें चारों अवेलेबल हैं। अगर अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो होते हैं हमारे मैकडूगल, याद रखिएगा। अगर बात करें फ्राइड की, तो फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है आपको पता होना चाहिए। इन्होंने दिया था अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लार्क ए हल ने कौन सा दिया था, इन्होंने दिया था हमारा एक प्रणोद सिद्धांत था, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। और मॉर्गन ने TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन का TAT। तो चारों का भी हमें पता होना चाहिए ना सभी का। मैंने 6 बताए थे, 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। अगर बात करें मैकडूगल के बारे में, इन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कब दिया, कैसे दिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1908 में सिद्धांत दिया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1908 इसको आप लिख लीजिएगा, 1908 में दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, नॉर्मल सी चीज़ है, क्या करता है, दूसरों की परेशानी को तो समझता है। अगर सहानुभूति है, ये सब आपको मैंने पढ़ाया है अपनी वीडियो में। अब तक हम सब क्वेश्चन तीनों के हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो सहानुभूति वाला कौशल होता है, इसमें व्यक्ति दूसरों की परेशानी को समझता है। मान लो उसकी कोई संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो लोगों पर केंद्रित होती हैं, तो अपने अंदर एक करुणा, हमदर्दी, चिंताएं, यही तो होती हैं सहानुभूति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 67 पुरस्कार, कल ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का पूरा टॉपिक मैंने आपको कराया है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। जिसने वीडियो नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कीजिएगा, आपको सारे टॉपिक अच्छे से मिलेंगे। तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, देखो पुरस्कार एक धनात्मक है, तो धनात्मक 2 में है, तो ये तो कट ही जाएंगे। धनात्मक या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो नहीं सकते, तो ये कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, एक सुखद इसमें अनुभूति होती है। पुरस्कार जब लेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, भौतिक पुरस्कार, सामाजिक पुरस्कार, ये मैंने रूप बताए थे इसके टाइप बताए थे, तो आप इन टाइप को जाकर वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 68 मैंने तो कम से कम 2 या 3 बार इसको वीडियो के अंदर बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव हुआ था, तो 2010 में। आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, 2010 में। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट है, 1 अप्रैल, वो लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2010। मैंने इसको कई बार बताया है। ठीक है, इसमें क्या जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान, यहाँ तक कि 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 का फर्स्ट, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 का फर्स्ट जुड़ा था, यानी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या था हमारा, कि देखभाल 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है ये भी। और 51 का लास्ट था हमारा मूल कर्तव्य होते हैं। 51 का सॉरी ये बार हो रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं 51 का के। तो इसमें 51 के के में था कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, यानी उनका संरक्षण करना, पढ़ाना वगैरह। तो इस तरह आप देख सकते हैं तीनों के तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है शिक्षा में। चलते हैं 69 को देखते हैं। 69 देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। बिल्कुल मैंने जो भी 3rd या 4th वीडियो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि अर्बन के द्वारा बताया गया था, अर्बन के द्वारा आ गया भाई। 70 की बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन की,
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? देखो प्रेरक आ गया, अभिप्रेरणा, प्रेरक, प्रेरणा, मैंने सारी चीज़ करा रखी है। कौन सा? प्रेम, भूख, प्यास। ये तो भूख प्यास जन्मजात हो गया, ठीक है। अब सामाजिक तो हमारा आत्मगौरव मिलता है, बाहर से तो मिलता है ये, ठीक है। प्रेम भी आप बचपन से ही करते हैं, अपने मम्मी पापा से करते हैं, लेकिन आत्मगौरव क्या है? एक सामाजिक प्रेरक है, बहुत ही ज़्यादा मेन है, इम्पोर्टेंट है। एक सामाजिक प्रेरक के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेम, लो प्रेम क्या आपने पढ़ा होगा? जैविक। प्रेम क्या है? एक जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है। भूख प्यास ये जन्मजात हो गए, और आत्मगौरव क्या बचा? सामाजिक में और भी चीज़ आ जाती हैं, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, ये सब चीज़ें सामाजिक प्रेरक हैं। ये भी पढ़ाए हुए में से पूरा आया, वीडियो में मिलेगा आपको ज़रूर, और डिटेल में मिलेगा। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कराई हैं, भले से आप वीडियो ना देखें, बहुत कम लोग देखते हैं, बट मैंने बिल्कुल डिटेल में किया हुआ है। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? अलग ढंग से कुछ सृजन करना, ठीक है, नॉर्मल, कई बार बता दिया, वीडियो में वर्णन करते रहते हैं इन चीज़ों का। सृजनात्मकता बहुत ही ज़्यादा मेन है। सृजन करेंगे, नई नई चीज़ों का, अलग ढंग से कार्य करने का कोई तरीका ढूंढेंगे। और एक थे ड्रेव हल, याद रखिएगा, ड्रेव हल लिख लीजिएगा। ड्रेव हल क्या थे? ड्रेव हल ने बताया था, इन्होंने सृजनात्मकता की परिभाषा या परिभाषित इन्हें करते हुए लिखा था कि सृजनात्मकता वह मानव मूल्य है या वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। चलिए 72 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सीरीज में है अपनी, उसकी जो पेपर में आए हुए थे। 72 क्या है? देखो व्यवसाय निर्देशन, मैंने बताया था व्यावसायिक निर्देशन, आचरण, नीति सब बताया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा था? पार्सन्स के द्वारा, ठीक है। NCERT 1961 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको, वाह कितना मस्त है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, बताइएगा आप कि इसमें निम्नलिखित मूल्यों में से किसे स्वीकार किया है? सफाई, श्रम, समानता, सहयोग। और NCERT के द्वारा आप बता सकते हैं कि कितने जो मूल्य हैं वो कितने हैं? मैंने बताया था NCERT के द्वारा कितने, ये तीनों तो हैं, इसके मतलब इसका उपयोग तो सभी हो चुका है। तो आप बता सकते हैं इसमें कितने मूल्य हैं इनके, यानी आप अगर आपको पता है कमेंट में लिखकर बता दीजिए, क्योंकि मैंने उन वीडियो में कराए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सारे NCERT के मूल्य बताए थे। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हमारी वीडियो में हैं, और अच्छे से आपको पता है कि 10 के 10 क्वेश्चन उन 5 वीडियो में से आए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारी वीडियो आपके लिए किस तरह लाभदायक हो सकती है। अब देखते हैं दूसरा है 10 क्वेश्चन, अब मैंने ले लिए 27 2018 के पेपर का जो रिटर्न हुआ था। पहला था शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के निर्धारक या मानक कौन निर्धारित करता है? तो ये क्वेश्चन मैंने व्यावसायिक आचरण पूरा आपको पढ़ाया है। उसमें NCTE करता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एक्ट था 1993 का, और इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 में। और 1995 में हमारा मिड डे मील और चला था। इससे 2 दिन पहले 15 अगस्त 1995 में, देखो एक्स्ट्रा फैट आप लिख सकते हैं, तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील MDM ये लागू किया गया था। तो व्यावसायिक आचरण मैंने आपको पूरा बता दिया है। एक भावात्मक एकता समिति, पीछे भी वीडियो में जिक्र किया था, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा 1961 में स्थापित की गई थी। थर्ड है, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन क्या कहलाता है? नॉर्मल सी चीज़ है, अगर 1:1 का निर्देशन है तो व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को बैठाकर सिखाते हैं तो छात्र निर्देशन करते हैं किसी एक को, महंगी विधि होती है, इसलिए इसको निर्देशन विधि कहते हैं, व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष। दंड का मैंने आपको बताया था, दंड किस प्रकार का पुनर्बल है? ऋणात्मक और नकारात्मक। कौन सा अभिलेख छात्रों को योग्यता, रुचि, क्षमता, जांच इत्यादि के लिए प्रेरित करता है? मतलब ये उसमें चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो संचय अभिलेख था, 5 अभिलेख मैंने आपको पहले बताए थे। संचय अभिलेख क्या करता है? तो छात्रों की योग्यता, रुचि, उनका स्कूल में क्या स्तर रहा, वो सब चीज़ें इसमें राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन सब मेरी वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर शिक्षक छात्र को चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, पूरा एक टॉपिक मैंने आपको कराया हुआ है। चुनाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कौन सा मूल्य है? संवैधानिक या प्रजातंत्रीय मूल्य, सारे बताए हैं आपको। यदि
आप कक्षा में ज़्यादा छात्र, यदि आपकी कक्षा में या आप कक्षा में ज़्यादा छात्र प्रतिभागिता, तो कौन सा शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसमें अगर मैक्सिमम छात्र क्लास में हो तो कौन सी विधि या चर्चा करेंगे। तो सामूहिक परिचर्चा, विचार विमर्श, बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये पूछा गया था 1988, 88 नहीं, ये 98 है, याद रखिएगा, 1998। इसका जो मतलब था निरक्षर को साक्षर करने में था। निरक्षर को साक्षर 88 था या 99 था, इसमें एक बार देख लेते हैं इसको। चलो पहले कर लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था वो 88 ही सही है, माफ़ कीजिएगा, मैं 98 का ध्यान था, बट ये 1988 था। निरक्षर को साक्षर करने का 15 से 35 वर्ष, 2005 तक निरक्षरता है उसका पूर्णता उन्मूलन करना था। और 1989 में केरल, एर्नाकुलम के केरल तक पूर्ण साक्षरता, आपको पता ही होगा केरल में पूर्ण साक्षरता है। और 10वां क्वेश्चन आया था 2018 में कि मूल कर्तव्य, तो ये हमारे कौन से आर्टिकल है, 51 का फर्स्ट, 42वां संविधान संशोधन, फिर 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आर्टिकल 51 का लास्ट जोड़ा गया था। मैंने ऊपर आपके बारे में बताया था उसके बारे में। और मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। तो 10 क्वेश्चन ये हुए, 10 इससे पहले हुए, इस तरफ 20 क्वेश्चन हमारे पहले और कुछ ये फैक्ट हो गए। यानी कुल मिला के हमने ये आज एनालाइज किया कि 20 क्वेश्चनों में से हमारे लगभग भी ना तो हमारी वीडियो में से इन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वगैरह के 2-3 टॉपिक में छोड़कर 17 से 18 क्वेश्चन मिले। यानी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नॉर्मल तरीके से हल कर सकते थे। 18 क्वेश्चन इन जो हमारी 5 वीडियो हैं उनमें से आए हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 2021 या 22 के एग्ज़ाम में जो सुपर टेट का आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो में से आएंगे। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।